अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। व्यूअर्स कैसे हैं? सुबह बखैर आप लोगों को। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्योंकि क्रिकेट के मैदानों से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन के लिए फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला वनडे एक यादगार और सनसनीखेज मुकाबला साबित हुआ, जहाँ एक लम्हे को मैच जनूबी अफ्रीका के हक में जाता दिखाई देता है और कौमी टीम के बल्लेबाजों ने दबाव के बावजूद शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए फतह अपने नाम कर ली। 200 अगर हम बात करें 64 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने इब्तिदा में कुछ विकटें जो है गंवाई, मगर सलमान अली आगा की पुरएतमाद जो है 62 रन की इनिंग्स, मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना निफ्स सेंचुरी और फ़खर जमान की जारहाना 45 रन की कारकर्दगी ने टीम के लिए कामयाबी की बुनियाद रखी है। साइम अयूब की बात की जाए तो 39 रन बनाए हैं उन्होंने और खेल को बिल्कुल एक तरीके से बैलेंस भी किया है और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 गेंदे कबल जो है हदफ हासिल कर लिया। गेंदबाजी के महाज पर इब्रार अहमद, नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका के बैटर्स को रोकने में अहम किरदार अदा किया है। साइम अयूब ने भी अपनी ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाकर सबको मुतासर किया, जबकि शाहीन शाह आफरीदी की इब्तदाई ओवर्स में जो है स्विंग ने प्रोटीज के ओपनर को मुसलसल दबाव में रखा है। जनूबी अफ्रीका के लिए जो है डिकॉक और पोट्रियस की निफ्स सेंचुरियां नुमाया रही हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर की नाकामी और पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार वापसी ने इन्हें 263 रन तक महदूद कर दिया है। ये फतह ना सिर्फ सीरीज़ में पाकिस्तान की 1-0 से की बढ़तरी है, बल्कि ये टीम के एतमाद, हम आहंगी और फिटनेस लेवल का भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़र है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोटीज़ के 2 खिलाड़ी जो है प्रेट्रियस और कैशले अपना पहला एक रोज़ा मैच खेल रहे थे और उनकी कारकर्दगी ने मुस्तकबिल के लिए जो है इम्कानात ज़रूर पैदा किए हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान की ये जीत किन बुनियादों पर मुमकिन हुई है और बैटिंग में तसलसल जो है वो क्या रहेगा और ये क्या कामयाबी की एक पहचान रहेगी और बॉलिंग अटैक के अंदर जो वो कौन से ऐसे जो तवाज़ुन है जिसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले मैचेस में। तो तफसीली आज जायज़ा लेंगे हम अपने इस मैच का। मैच तो हमने बहुत इंजॉय किया, मगर जो जीता है वो बहुत कम मार्जिन से जीता है और आगे आने वाले दिनों में कितना मुश्किल साबित हो सकता है। तो हमें ज्वाइन किया है अहमद कुरैशी ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे शो का पहले भी हिस्सा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद। जैसे ही अहमद हमें ज्वाइन करते हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। तो व्यूअर्स मैच कैसा लगा ये आप लोगों से मैं सवाल करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली शायकीन क्रिकेट और स्पेशली फैसलाबाद के जो शायकीन हैं वो देखने के लिए गए हैं और 18 साल के बाद जो है फैसलाबाद में जो है क्रिकेट का मेला सजा है। और इससे पहले 2008 में जो है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो अपना मैच जो है जीता था, तो हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मतलब के मैचेस तो होते हैं, मगर ऐसे शहर जो हैं जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, उन शहरों को भी जो है मेज़बानी करने का जो मौका मिलता है तो वो भी कहते हैं ना कि शायकीन के दिल जो हैं वैसे ही क्रिकेट के लिए हम वैसे ही लबरेज़ हैं, तो मज़ीद जो है वो कहते हैं ना कि मज़ा दुबाला हो जाता है। और ख़ास तौर पे अगर जब मैच जीता जाए तो अगर हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर जो है हमारा, हमने देखा कि पहले जो है बैटिंग ऑर्डर लड़खड़ा रहा था, मगर अब जो है थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है, जहाँ फ़खर जमान ने अच्छा खेला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान, उन्होंने बहुत अच्छी जो है अपनी 50 जो है वो बनाई है। और सलमान अली आगा, ऑब्वियसली बार बार ये भी बात हो रही थी कि सलमान अली आगा की टीम में जो है वो मसाइल का शिकार होती है, उनकी जगह नहीं बनती, उनकी कप्तानी के ऊपर भी बहुत सी बातें होती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है सलमान अली आगा अगर अच्छा परफॉर्म एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं तो अपनी जगह बरकरार रख सकते हैं और कप्तानी में भी अगर वो अच्छे फ़ैसले करते हैं और इन फील्ड आउट फील्ड जो है वो बूस्ट देते हैं प्लेयर्स को और अपने साथियों को, तो ऑटोमेटिकली वो भी इस कप्तानी को बरकरार रख सकते हैं। तो व्यूअर्स बात यह है कि पाकिस्तानी जो बॉलिंग है उसके ऊपर हम बात करें तो नसीम शाह कहा कितने आई थिंक 1.5 साल से वो बाहर बैठे हुए थे, मगर एकदम से जो उन्होंने जो कमबैक किया है उसके साथ साथ नसीम शाह अगर विकेट्स ले लें तो वो पाकिस्तान के लिए भी खुश आइंदा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको पता है T20 वर्ल्ड कप है 2027 में जो है वो मेन वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसकी तैयारी के लिए टीम जो है फॉर्मेट में आ रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं अपने व्यूअर्स को दूँ, उस्मान तारिक, आपको पता है उस्मान तारिक को जो कॉल आई है वो तब आई जब
उनकी शादी का दिन था और उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि अपनी मेहंदी की रात उनको कॉल आई है और अगले दिन उनकी शादी थी और शादी वाले दिन आई थिंक वो अपना मैच खेल रहे थे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि रुखसती हो गई या नहीं हुई, बिकॉज़ ये डिटेल सामने नहीं आई, मगर ये ज़रूर आया है कि उस्मान तारिक की जो किस्मत का सितारा जागा है, किस्मत खुली है, वो अपनी शादी वाले दिन खुली है जब उनको सिलेक्शन की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कॉल आई है और वो पाकिस्तान वर्सेस जो साउथ अफ्रीका के मैचेस, जो वनडे मैचेस में टीम का हिस्सा बने हैं और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में वो कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी देखना है, क्योंकि एक मैच से या दो मैचेस से आप रूल आउट नहीं कर सकते कि आपके प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है और कितनी हो सकती है, या कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ आपको पता है गवर्नेंस के ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान उठाए गए हैं कि पीसीबी जो है उसको टीम के ऊपर, उसकी स्किल सेट के ऊपर काम करना होगा। ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जब स्किल बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली पूरी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। तो अहमद कुरैशी हमारे साथ हैं। अहमद, आपको मैच कैसा लगा? पाकिस्तान का वनडे फैसलाबाद में क्या कहेंगे? मैच आई थिंक अच्छा है कि पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो बी या सी टीम है उसके अगेंस्ट मेरे ख्याल में हमें काफ़ी कंफर्टेबली जीतना चाहिए था। हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच फिर भी बड़ा क्लोज गया है और मेरे ख्याल में क्लोज जाना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को इजीली ये मैच जीतना चाहिए था। बहरहाल पाकिस्तान क्योंकि जीत गया है, ऑल इज़ वेल व्हेन द एंड इज़ वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपनी जिम्मेदाराना बैटिंग जारी रखते हुए ने सेंचुरी बनाई। आपके ख्याल में कि उनकी रेड बॉल और वाइट बॉल अप्रोच में कोई आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? आई थिंक कि रिजवान ने काफ़ी रिसेंट पास में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ वो जा रहे हैं और पहले कहीं ना कहीं उनका एक कैप्टनसी का जो प्रेशर था वो भी उन पे नज़र आता था। वनडे की अगर मैं बात करूं तो जब से उनकी कप्तानी गई है आई थिंक कि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं। दूसरा सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने जो ग्रास रूट ट्रैवल क्रिकेट है वो खेली और वहाँ पे अपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। सो आई थिंक कि जो उनकी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फॉर्म को लेके उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, विच इज़ गुड फॉर हिम एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल। अहमद, बाबर आजम और मोहम्मद नवाज जो एक बार फिर जो है लड़खड़ा गए। वही वाली बात हुई है, हम बार बार बात कर रहे थे कि एक मैच में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, आई थिंक उन्होंने 62 किया था और दूसरे मैच में ही कुडंट मेक इट। तो ये क्या है, मतलब कि आई यू थिंक सो कि कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखी जाए? आई थिंक बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम थोड़ा सा उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आई है। अगर आप लास्ट T20 भी देखें जिस तरह से वो निडर होके खेले हैं तो उससे ना सिर्फ उनके लिए अच्छा हुआ है बल्कि टीम के लिए भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर बाबर आजम तीसरे T20 में उस तरह की बैटिंग ना करते जिस तरह की उन्होंने की है तो आई थिंक पाकिस्तान वो मैच हार सकता था, क्योंकि उनके बाद हमने देखा कि कोलैप्स ऑलमोस्ट हो गया था। बाबर आजम जब तक निडर होके खेलते रहेंगे तो वो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी से अच्छी आती रहेंगी। जहां वो डर डर के खेलेंगे या क्राउड का प्रेशर लेंगे या इस चीज को अपने सर पे सवार करेंगे कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को लेके हैं। सो आई थिंक नो डाउट एक बड़े प्लेयर के लिए जिसको लोग 90% लोग आई थिंक स्टेडियम में बाबर आजम को देखने आते हैं, सो एक हम्म। प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो होता है। लेकिन अब बाबर आजम को इतना अरसा हो गया खेलते हुए कि मेरे ख्याल में उनको इजीली इस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए। नवाज की जहां तक बात है तो नवाज की काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है रिसेंट पास में। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर मैच में हर वो मै आपको हर मैच में वो अच्छा मैच। परफॉर्म करें, या ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स वेल सेड। अच्छा, थोड़ा सलमान अली आगा के ऊपर भी बात होती है, कप्तानी बरकरार रहेगी नहीं रहेगी एज एन इंडिविजुअल अगर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ स्ट्रेंथ्स हैं वहाँ वीकनेसेस होती हैं, वहाँ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक सलमान अली आगा की कप्तानी के लिए जो ये साउथ अफ्रीका वाली T20 सीरीज थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और उसमें उन्होंने डिलीवर किया, पाकिस्तान वो सीरीज जीता। तो मुझे तो एज अ T20 कैप्टन उनकी कप्तानी को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस को लेके आप ज़रूर बात कर सकते हैं कि T20 में उनकी परफॉर्मेंस उतनी कंसिस्टेंट नहीं है जितनी उनकी टेस्ट और वनडे में है।
और कहीं ना कहीं शायद कप्तानी भी एक फैक्टर हो सकता है कि बाकी दो फॉर्मेट्स में वो कप्तान नहीं है, तो वो शायद थोड़ा रिलैक्स होके अपनी बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि T20 में क्योंकि वो कैप्टन भी हैं तो कहीं ना कहीं शायद उस वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हम्म। हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक तो सो सो ही रही है सलमान अली आगा की कैप्टेंसी। आई होप कि वो आगे जाके इसको इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर सलमान अली आगा को एशिया कप के बाद भी कंटिन्यू किया गया है तो मेरे ख्याल में 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी सलमान अली समय आगा आगा ही ही कप्तान कप्तानी होंगे। करेंगे, हाँ यही तवक्को की जा रही है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, बिकॉज जितनी चेंजेस होंगी उतनी जो है आपकी जो है टीम जो है वो कॉम्बैट करना उनका मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इब्रार अहमद नसीम शाह, गुड विकेट्स, ठीक है, अच्छा, उनका ज़बरदस्त किस्म की जोड़ी सामने आई है। पाकिस्तान को क्या अब स्पिन और पेस अटैक के तवाज़न का दुरुस्त फार्मूला आपको लगता है अभी मिल गया है कि स्टिल वी आर सर्चिंग इन समवन एल्स? देखें, नसीम का परफॉर्म करना अच्छा इस वजह से है क्योंकि नसीम काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, उसको ड्रॉप भी किया गया उसकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। तो अभी क्योंकि वो वनडे टीम का हिस्सा है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, T20 में भी उसका कम बैक हुआ है। सो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है। अबरार अगर आप देखें तो वो अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से काफी हद तक अपनी टीम में जगह पक्की कर चुका है, और हम जो देखते थे शादाब खान का जिस तरह से बॉलिंग में एक रोल था, वो काफी हद तक आई थिंक कि ओवरकम किया है अबरार अहमद ने। सो देखें, जब आपके स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर्स भी दोनों एंड से विकेट्स लेंगे तो ऑब्वियसली आप ना सिर्फ मैच में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे बल्कि मैच जीतेंगे भी। सो यही चीज पिछले कुछ हफ्ते से मिसिंग थी। हम अपनी होम कंडीशंस में चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो चाहे T20 या वनडे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे स्पिनर्स पे। तो ये अच्छी बात है कि नसीम शाह ने भी कल 3 विकेट्स ली हैं, लेकिन जो मेजर कंसर्न है आई थिंक वनडे में, वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग है, क्योंकि अगर आप वनडे में रिसेंट पास में देख लें, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग तो शायद उनकी एज अ प्लेयर भी टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन हमने फिर भी उन्हें कप्तान बना दिया है। हालांकि मेरे ख्याल में उनको T20 का कैप्टन होना चाहिए था, क्योंकि PSL में भी उन्होंने लाहौर कलंदर को 2 दफा जिताया और थैंक यू आगा। अहमद। अहमद, वी हैड अ डिटेल डिस्कशन ऑन द प्लेयर्स, और पाकिस्तान जो है मैच जीत गया है, बड़ी कामयाबी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स, मौसम लाहौर का बहुत ही कहते हैं ना कि ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, और पंजाब के लोगों के लिए भी खुशखबरी जो है वो सामने आई है कि मुसलसल बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी और ख़तरनाक हद तक फैली स्मॉग के बाद महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी है। कई हफ्तों से जहरीली फ़िज़ा और कमज़ोर बसारत वाले माहौल में सांस लेने वाले शहरियों के लिए ये पेशगोई किसी नेमत से कम नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हल्की और दरमियानी नौयत की बारिश होने का इम्कान है, जो वक्फे वक्से जारी रहेगी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी गलियात, अटक झेलम, सरगोदा, खुशाब, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल समेत कई शहरों में जो है बादल बरसने की पेशगोई भी की गई है। तर्जमान PTM में पंजाब के मुताबिक ये बारिशें न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाएंगी बल्कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। इसके साथ ही मरी और गलियात जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कान भी मौजूद हैं, और जो दर्जा हरारत में नुमाया कमी का बायस बनेंगे। DG PTM इरफान अली काठिया ने शहरियों को हिदायत की है कि स्मॉग से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें। उन्होंने मजीद बताया है कि महकमा का कंट्रोल रूम जो है 24 घंटे फ़ाल है और शहरियों को जो है अपडेट्स मिल सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब, जिनको मैं वेलकम कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़हीर अहमद बाबर साहब, पहले हम सुन रहे थे कि बारिशें तो है ही नहीं ना, दिसंबर तक ड्राई रहेगा मौसम, लेकिन एकदम से जो है खुशखबरी आ गई है, क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल कल जो था वो वेदर के हुई है, बारिश हुई है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके गिरदोनवा में। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में, इसी तरह कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में कल जो है वो स्नोफॉल हुई है। ये जो बारिश का सिलसिला था ये वो एक रोज़ का था, और वो जो है वो कल ज़्यादातर जो बारिशें हैं और वो ज़्यादातर ईस्टवर्ड्स अब मूव कर गई हैं। और अब जो है बल्कि ज़्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क ही है, और एज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है, कोई अच्छी बारिश जो है वो आइंदा चंद रोज़ के दौरान, ख़ासतौर पे जो करंट वीक है
इसके दौरान कोई ख़ास बारिश एक्सपेक्टेड नहीं है। जो ओवरऑल जो बारिश थी और कल हवा भी चली है लाहौर में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, क्योंकि एक वेस्टर्ली वेव थी जिसने इफेक्ट किया था लास्ट 24 आवर्स में, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स काफ़ी हद तक कम हो गए हम्म। हैं। लेकिन दिन के वक्त जो है ख़ासतौर पे जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, जनूबी इलाके हैं, इनमें जो दिन के दर्जा हरारत है उनमें थोड़ा सा इजाफा रहेगा, लेकिन शाम या रात के वक्त जो है वो अमूमी तौर पे नुमाया जो है मौसम जो कमी है वो नज़र आ खुश्क रही है। होगा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ड्रिज़ल अगर होती है, फॉर इंस्टेंस अगर प्रॉपर रेन नहीं होती, ड्रिज़ल होता है किसी इलाकों में 2 दिन तक जो कह के जारी रहेगी, तो उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मुमकिन तौर पर कितना कमी आएगी उसमें? देखें, जो रेनफॉल थी वो तो हो चुकी है, जो पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में थी। कल ड्रिजल भी हुई है, कुछ लाइट रेनफॉल भी हुई पंजाब के अजला में। आइंदा हम्म। आने वाले दिनों में कोई खास रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। जो ठीक है। एयर क्वालिटी है वो दोनों चीज़ों से इम्प्रूव कर सकती है। एक तो लाइट रेन की वजह से भी जो बारिश होती है उससे भी, जो क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उससे भी बेहतर हो जाती है। और हवा जो चली थी कल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पे शाम के वक्त भी, बाद दोपहर, तो उसकी वजह से जो मिक्सिंग होती है वो बेहतर हो रही होती है। आपने देखा होगा कि कल शाम के वक्त या रात के वक्त जो है वो फ़ज़ा काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो गई हुई थी। तो इन हम्म। दो तरीकों से, मिक्सिंग की वजह से भी और बारिश की वजह से भी, जो नॉर्मल पैटर्न्स हैं एयर क्वालिटी के, वो वापस लौट आते हैं। बिल्कुल, कल जो था मौसम बहुत खुशगवार था और मैंने देखा है कि शहरियों के वैसे ही मुंह पे मुस्कुराहट आई हुई थी। स्मॉग से कहते ना कि बचाव का बेहतरीन तरीका अगर हम बारिश जो है वो विटनेस कर लें। मरी और गलियात की अगर बात करें तो बर्फ़बारी की पेशगोई की गई है और मालम जब्बा के मकाम पर बर्फबारी हो गई है। क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, पालम जब्बा में बर्फबारी हो गई है, लेकिन वो बारिश का स्पेल जैसे कि मैंने अर्ज किया वो खत्म हो गया है। मरी और उसके गिरदनवा में बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है। पोठौर के इलाकों में हल्की बारिश हुई है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, बाज़ जगह पे जालाबारी भी हुई है। लेकिन वो ऐसा वेदर सिस्टम जो है वो अब मूव कर गया हुआ है ईस्टवर्ड्स, और अब जो है आइंदा 2-3 रोज़ के दौरान, खासतौर पर जो करंट वीक है इसके दौरान भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है। सही बात बाबा साहब, ये भी सुना था कि 30% इस बार जो विंटर्स है वो अपनी शिद्दत से वापस आएगा, जो विंटर्स नॉर्मली हम एक्सपीरियंस किया हमने 10 सालों में। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो फॉग के जो एपिसोड्स हैं वो भी क्या होंगे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नवंबर का महीना जो है वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। अक्टूबर से भी हम नवंबर में मूव किए हैं, तो ओवरऑल अक्टूबर और नवंबर जो है हमारे यहाँ जो लीस्ट रेनफॉल्स होती हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती हैं। तो ऐसा हम कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। इसी वजह से जो स्मॉग की कंडीशंस होती हैं, और फिर बाद जो है टेम्परेचर्स कम होने की वजह से जो फॉग डेवलप होती है, वो फॉग के एपिसोड्स जो है इन मौसम में ज़्यादा होते हैं। जो ओवरऑल अगर हम देखें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स होंगी, और टेम्परेचर्स जो हैं वो थोड़े से ऑन द हायर साइड रहेंगे। ख़ास तौर पे जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं, सब माउंटेनियस एरियाज़ हैं, इन इलाकों में हमारे पास जो टेम्परेचर्स जो हैं वो थोड़े से ऑन द हायर साइड रहेंगे अगले दिसंबर तक। अच्छा, जब लोगों को ये पता लगता है ना कि स्नोफॉल हो गई है या होने वाली है, ऑब्वियसली एकदम से रूट किया जाता है और आगे शायद विंटर हॉलीडेज़ भी मुतवक्के हैं। आप क्या समझते हैं? ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, और जो स्नोफॉल से, क्योंकि हमने पिछले सालों में भी देखा कि स्नोफॉल की वजह से भी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग्स। देखिए, स्नोफॉल या कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की सूरत में आप वेदर एडवाइजरीज के मुताबिक अपने आप को एक्ट करें। चाहे आपको ट्रैवल करना हो और या टूरिज्म पे जाना हो, तो उसके मुताबिक जो है वो ट्रैवल प्लान करें, और गैर ज़रूरी तौर पे वेदर की अगर इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है तो उसमें ट्रैवल ना करें। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल या स्नोफॉल इवेंट जो है एक्सपेक्टेड नहीं है। वो एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा हमें डिटेल में आप बता सकते हैं कि स्मॉग के जो जितना बात हो रही है कि जो स्मॉग का जो वेदर है कितना देर रहेगा और कब तक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? ओवरऑल अगर हम देखें तो नवंबर का महीना हमारे लिए काफ़ी जो है वो क्रूशियल होता है। इसमें क्योंकि रेनफॉल्स जो है वो कम होती हैं, एज सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम जो है वो अप्रोच नहीं करता। तो ऑन एंड ऑफ जो नवंबर के महीने में हमारे पास जो है स्मॉग की कंडीशंस हैं काफ़ी क्रिटिकल होती हैं। लेकिन जब वेस्टर्ली वेव आनी शुरू हो जाती है, वेस्टर, और हमारे पास बारिशें और स्नोफॉल का जो एपिसोड्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर जो स्मॉग की कंडीशंस हैं वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाती हैं।
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिनाइल कर सकते हैं। हर चीज़ जो है वो कि समझिए कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वहाँ से आ रहा है, उससे मौसम खुशगवार है। स्मॉग जो है वो भी हवाओं से आ रही है, उससे मौसम जो है वो ख़राब हो गया है। तो पाकिस्तान का कोई अपना कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है कि इर्द गिर्द की हवाओं से सारा कुछ होता है? देखिए वेदर कंडीशंस जो हैं वो वेदर और एटमॉस्फेयर जो है वो एक स्टैग्नेंट या रुकी हुई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ या किसी भी मुल्क के अंदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। हमारे यहाँ दो बेसिक वेदर सिस्टम्स होते हैं, या हमारे रीजन के अंदर हर मुल्क का, हर रीजन का एक अपना क्लाइमेट या वेदर सिस्टम्स होते हैं। हमारे यहाँ जो है वो दो तरह के वेदर सिस्टम्स हमें अप्रोच करते हैं। एक तो गर्मियों के अंदर होता है मानसून, हम उन्हें कहते हैं। मानसून के अंदर बारिशें या बारिशों का सिलसिला जो है वो हमारे ईस्ट से जो है वो दाखिल होता है और फिर बारिशें का बायस बनता है हमारे यहाँ। जब फिर ट्रांजिशन पीरियड आता है जो कि अभी हम गुजर रहे हैं, तो मानसून की हवाओं का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो जाता है और हमारे यहाँ ऐसा कोई बारिशें नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जब विंटर में होता है तो फिर हमारे पास मगरिब से बारिश देने वाली हवाएं जो है वो दाखिल होती हैं और वो बारिशों का सिलसिला जो है वो हमारे यहाँ हो जाता है। तो यही बारिशें जो है जिसे हम मगरिब से बारिशें देने वाला सिलसिला कहते हैं, ये यूरोप में, फिर अफगानिस्तान में और ईरान में बारिशें देती हुई हमारे यहाँ दाखिल होती हैं। फिर हमारे पास ईस्टवर्ड्स मूव करती हैं, जो रशिया, चाइना या फिर इवन इंडिया में और इवन बांग्लादेश तक अगर कोई स्ट्रॉन्ग वेदर वेस्टर्ली सिस्टम हो तो वो अप्रोच करता है। इसी तरह मानसून सिस्टम जो है वो अप्रोच जब हमारे पास कर रहे होते हैं तो बांग्लादेश को, इंडिया को, फिर पाकिस्तान को और अफेक्ट करते हैं और इसी तरह फिर वेस्टवर्ड्स मूव करते हैं। बाज़ जगह अफगानिस्तान का उनका वेदर सिस्टम जो है वो अप्रोच करता है। तो ये हर मुल्क की वेदर कंडीशंस, उसकी जोग्राफी, सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों पे उसका वेदर और ये क्लाइमेट डिपेंड कर रहा होता है। वेरी वेल सर, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। अच्छा, किसानों के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनको क्या हदायत दी गई है कि बारिशों की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है और आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड से हमारा मेन GDP है। देखिए ओवरऑल तो हमारे डैम्स जो हैं वो काफ़ी वाटर अवेलेबल था, स्टोर हमने काफ़ी किया हुआ है। अक्टूबर नवंबर में तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वैसे ही हम बारिशें कम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वाटर्स को जो है या पानी को जो है वो अपना जुडिशली यूज़ करें और जितना भी वाटर अवेलेबल है उसके मुताबिक अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को जो है वो तरतीब दें। तो जब वेदर सिस्टम्स अप्रोच करेंगे तो उम्मीद है कि पानी की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, वेदर अपडेट के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? लोग कहाँ हेल्पलाइन के ज़रिए जो है वो अपडेट ले सकते हैं वेदर के हवाले से? देखिए एक तो हमारी वेबसाइट भी मौजूद है pmd.gov.pk, इसके साथ साथ वेदर ऐप भी है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की। और इसी तरह जो हमारे पास 92500519 9250 363 दो नंबर्स हैं, तो इस पे भी आप किसी वक्त भी 24/7 कॉल करके अपनी वेदर जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है ऐप्स के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू जो हमारी प्रेस रिलीजेज हैं वहाँ से भी मिल सकती है आपको। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब, जिन्होंने बहुत डिटेल सिनारियो बताया है वेदर के हवाले से कि पाकिस्तान में वेदर किस किस मुल्कों से हो के अफेक्ट करता है। और वेदर कंडीशंस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कल जो ड्रिजल हुआ है उसके बाद जो है वेदर जो है वो वाकई खुशगवार हो गया है। और इसके साथ साथ जो है आगे आने वाले दिनों में बारिश तो मुतवक्के नहीं है, लेकिन फिर भी जो है दर्जा हरारत में कमी आएगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा और शहरियों को स्मॉग से थोड़ा सा कहते ना कि बेहतरी मिल सकती है और बच सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे जो शहरी हैं वो बीमार हैं। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपसे एक स्टोरी शेयर करते हैं। आपको पता है जैसे सहरा एक ऐसी जगह होती है जहां आम तौर पर सिर्फ रेत के ज़रात और हवा के शोर के सिवा जो है कुछ नहीं होता, मगर लास वेगास के करीब इसी खामोशी सहरा से हाल ही में एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसने अमेरिका में सनसनी फैला दी है। 300 से ज़्यादा इंसानों की बाकियात, जी हाँ 300 से ज़्यादा इंसानी राख के ढेर सहरा की रेत में पाए गए हैं। ये दरियाफ्त अमेरिकी रियासत नवेडा के एक सहराई इलाके में हुई
हुई है जो कि ब्यूरो ऑफ द लैंड मैनेजमेंट BLM की मलकियत है। बज़ाहिर ये कोई जुर्म के मनाजिर नहीं है, लगता ये कि मगर हकीकत के कुछ मुख्तलिफ और हैरान कुन पहलू नज़र आ रहे हैं। ये वाक़या दरअसल जलाए गए इंसानों की राख है, यानी हड्डियों के पाउडर की शक्ल में, ना कि लाशें। इब्तदाई तौर पर इत्तला मिली कि वहाँ तकरीबन 70 पाइल्स हैं, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है तादाद बढ़ती गई है। 315 के करीब इंसानी वाक़यात हैं जो बरामद हुई हैं। ये मंजर ना सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि एक कानूनी उलझन भी पैदा करता है कि दरअसल नेवाडा के कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स ज़ाती सतह पर किसी अजीज़ की राख किसी मखसूस जगह पर फैलाता है तो ये जुर्म नहीं है, मगर जब यही अमल तजारती पैमाने पर हुआ तो वफाकी ज़मीन पर किया गया जैसा कि BLM की ज़मीन, तो ये वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी बन जाता है। और यही वो नुक्ता है कि जहाँ से ये कहानी कानूनी दायरे में दाखिल होती है। फ़िलहाल हुकाम ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये राख जो है यहाँ किसने फेंकी है, या फेंकी है ये कोई डिस्कवर हुई है, या किसी ने तजारती इदारे या कब्रिस्तान की लापरवाही की है, या कोई दानिस्ता इकदाम है। किसी को अब तक जो है मामले का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। मकामी कब्रिस्तान इंतज़ामिया, फार्म, मॉर्चरीज और सीमेंट्रीज ने जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन तमाम बाक़ियात को जमा करके मखसूस सहराओं में महफूज कर लिया है। और उनका कहना है कि अगर किसी के प्यारे की राख इसमें शामिल है तो वो लवाहिकीन आकर इसे वसूल कर सकते हैं। मगर ये वाक़या एक अहम सवाल छोड़ता है, क्या हम अपनी आखिरी रसूमात को भी अब तजारती अमल का हिस्सा बना चुके हैं? इंसानी जो जिसमें मिट्टी से बनता है उसी मिट्टी में जो है हम लौटते हैं, मगर जब मौत के बाद राख भी कारोबार और ज़ाब्तों की जद में आ जाए तो यह हमारे माशरती तवाज़न पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास वेगास जो चमक, रोशनी और तफरी का इस्तारा है, इसके बिल्कुल जो करीब ये वाक़या जो है हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी के शोर के पीछे मौत की खामोशी हमेशा मौजूद रहती है। सिर्फ कभी कभी वो खामोशी जो है रेत के नीचे आवाज़ देने लगती है। तो बहुत ही कहते हैं ना कि एक इंसिडेंट जो मज़ेदार भी था मगर साथ साथ अफसोसनाक इसलिए है कि जहाँ ज़िंदगी है वहाँ मौत भी है। और हम अपनी आखिरी रसूमात ये जब करते हैं तो हम कहते हैं कि आखिरी आराम का जो है वो सुकूनदार होनी चाहिए, मगर जिस तरह की जो हमने वाक़यात देखी हैं लोगों की पड़ी हुई, तो ऑटोमेटिकली लोग जो इर्द गिर्द जिन्होंने दफनाए होंगे या ऑटोमेटिकली जिनके कब्रें होंगी या पता नहीं कौन सी ऐसी डिस्कवरीज़ होंगी जो मिली हैं, उन लोगों के लवाहिकीन के दिलों पे क्या गुजर रही होगी। ये भी एक इंसानियत का पहलू। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अगर सोचा जाए तो जहाँ हम इस खबर को बड़े मज़ेदार तरीके से पेश करें मगर उसके अंदर एक इंसानी सोच तकाजे भी हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो हम डिस्कस करने लगे हैं जिसमें लाहौर जो है हाई कोर्ट ने एक नहायत ही अहम और तारीखी फैसला भी सुनाया है जो कि वालिदैन के हकूक़ ख़ानदानी निज़ाम और माशरती ज़िम्मेदारी के हवाले से एक नई कानूनी सिमत मुतय्यन करता है। अदालत ने करार दिया है कि माशी तौर पर इन्हिसार करने वाले वालिदैन अपने बेटों के ख़िलाफ़ जो हैं नानो नफ़का जिसको मेंटेनेंस भी कहते हैं कि मुकदमात फैमिली कोर्ट्स में दायर कर सकते हैं और ये मुकदमात फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के दायरा इख्तियार में आते हैं। ये फैसला जस्टिस राहील कामरान ने इस केस में सुनाया गया है जो कि अजहर एजाज ख्वाजा की जानिब से दायर किया गया था। उन्होंने मॉडल टाउन लाहौर के फैमिली कोर्ट्स और एडिशनल सेशन जज के अहम अहकामात को चैलेंज किया था जिनके तहत इन्हें अपनी वालदा रिफ़त निसा को माहाना 5,000 रुपये बतौर अबूरी नानो नफ़का अदा करने का हुक्म दिया गया था। केस के पस मंज़र में अदालत ने गौर किया कि क्या फैमिली कोर्ट्स के पास वालिदैन के नानो नफ़का से मुताल्लिक जो हैं दावों का कानूनी इख्तियार मौजूद है या नहीं है। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट सिर्फ बीवी और बच्चों के नानो नफ़का तक महदूद हैं और इसमें वालिदैन शामिल नहीं। ताहम अदालत ने इस्लामी तालीमात, अदालती निज़ाम जो है DF मुला और प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदान लॉ का हवाला देते हुए ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। तो व्यूज़ डिटेल्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन, लॉ क्या कहता है, हम इस पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी, जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि फ़ैमिली कोर्ट्स में जब तलाक़ के वाक़यात होते हैं, केसेस होते हैं, तो उसमें बच्चों का नानो नफ़का लगाया जाता है वालिद की तरफ से। मगर ऐसे लोग, ऐसे वालिदैन जो कि बिल्कुल अब कुछ नहीं कर रहे, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो लॉ उन पे क्या कहता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ साथ ये भी हमने देखी हैं, बहुत से एपिसोड सामने आए हैं कि कितना ह्यूमैनिटेरियन लेवल है ये, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वालिदैन उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और बड़ा करते हैं और उन पर बहुत खर्च करते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स जो हैं वो अपनी ओल्ड एज में चले जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि रिटायरमेंट लाइफ गुजारते हैं, सोर्स ऑफ इनकम उनका कुछ नहीं होता, एक उम्र हो जाती है, तो क्या बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन को सपोर्ट नहीं कर सकते? और जो नहीं करते तो उनके लिए लॉ क्या कहता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि लॉ में यहाँ कोई शिक है या लॉ जो है कोई उसमें नई इम्प्लीमेंटेशन हुई है, या अकॉर्डिंग टू द पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो क्या कहता है कि वालिदैन का बच्चे की तनख्वाह में या बच्चे की इनकम में कोई हक है, और वो हक जो है वो किस तरह ले सकते हैं जो ज़रूरतमंद पेरेंट्स हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने अक्सर देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओल्ड एज होम्स में जाएं तो वालिदैन वहाँ पड़े हुए बेयारो मददगार पड़े होते हैं, ना कोई खर्चा देने वाला है, ना कोई उनको मिलने वाले हैं, और वही वालिदैन जो है अपने बच्चों को कैसे अपने कहते हैं ना कि परों के तले जो है वो हमेशा संभाल के रखते थे जब वो छोटे थे। और ये कितना एक बड़ा इम्बैलेंस सोसाइटी का है। अगर हम वैसे ही देखें कि ह्यूमैनिटी जो है वो कहाँ जा रही है, अखलाकी कदरें हमारी कितनी गिर गई हैं, और उसके साथ साथ अगर हम वैसे दूसरी तरह से ये सोसाइटी का एक मसला देखें तो इसको कैसे हम बैलेंस इन कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वकास अब्रेज़, माहिर कानून है, हम उनसे पूछेंगे कि इस तरीके को हम कैसे इसको बैलेंस इन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वकास, आपने डिटेल डिस्कशन सुनी होगी कि वालिदैन का नानो नफ़का जो है वो भी होता है, तो अकॉर्डिंग टू किस एक्ट होता है और किन शराइत और ज़वाबित पे ये होता है? जो सोशल नॉर्म्स का सबसे पहले आपने तज़किरा किया, उस हवाले से बात करूंगा कि सहत रातों में आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, और एक अरसे से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है उन बच्चों की जो अपने वालिदैन को मेंटेन नहीं करते, उनके खाने पीने का, उनके अद्वियात का ख्याल नहीं करते, और वालिदैन को बिलाहिर कोर्ट कचहरियों में धक्के खाने पड़ते हैं, और अपने बच्चों से जिनको उंगली पकड़ के वो चलना सिखाते हैं, अलिफ से अल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, उनसे वो जाके कोर्ट के अंदर इस तरह के केसेस फाइल करके मेंटेनेंस जो है वो एक्वायर करते हैं। जो आपने बात की, जो 64 का जो कानून है, ये 1961 का जो फैमिली लॉ, इस हवाले से देखिए इसमें कंसेप्ट तो मिलता था कि एक बीवी अपने हावन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन जहां तक वालिदैन का ताल्लुक था तो इससे पहले इस तरह के बहुत कम केसेस कोर्ट्स में आते थे, बल्कि आटे में नमक के बराबर केसेस से जो हमें हमारी नजरों से गुजरते थे। तो ये वंस फॉर ऑल जो है लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा जबरदस्त फैसला सेटल डाउन कर दिया गया, एक प्रेसिडेंट कायम कर दिया गया, और आइंदा आने वाले वक्त में निचली अदालतों में, ट्रायल कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में ये एक नज़ीर के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे अहम तरीन गिराता जाएगा हमारी जुडिशल हिस्ट्री के अंदर। चूँकि हम हमेशा बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, इस्लामी नॉर्म्स की, जहाँ तक आईने पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसके अंदर जो हमारा सरकारी मजहब है वो इस्लाम है, हमारे कस्टम्स, हमारी ट्रेडिशन वो तमाम की तमाम लिंक्ड करती हैं इस्लाम के साथ, जो ये कहता है कि वालिदैन के हकूक़ का खसूसी ख्याल रखा जाए, खासतौर पर जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे। लेकिन बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे इस तरह के केसेस हमें फेस करने पड़े अदालतों के अंदर कि वालिदा जो है अपने 4 बच्चों से जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर दिया। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रीचिंग का जो सिस्टम है उसमें काफी अफसोस बनने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि कमिंग टुवर्ड द लीगल पॉइंट्स, इस केस के अंदर और आइंदा आने वाले केसेस के अंदर एक डायरेक्शन मुतय्यन कर दी गई कि वो वालिदैन जो कि कोई काम काज नहीं करती है, बिलखुसूस वालिदा, चूंकि हमारी सोसाइटी के अंदर डिपेंडेंट पेरेंट्स का कंसेप्ट मिलता है, और इस केस के अंदर भी, इस डेफिनेशन के अंदर भी डिपेंडेंट पेरेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो हमारी सोसाइटी के अंदर वो तमाम वालिदैन जो बच्चों को उनकी तालीम और तरबियत कंप्लीट करते हैं, फिर उनकी शादी करते हैं, उसके बाद उनके पास शायद
अपनी जिंदगी में को मेंटेन करने के लिए कोई रकम नहीं होती या है कोई उनके पास मेंटेनेंस नहीं बचती, तो अल्टीमेटली दिस इज द प्राइमरी लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन के वो अपने वालिदैन को हर सूरत मेंटेन करें। अगर नहीं करते तो कल कला इस प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए फैमिली कोड के अंदर 1964 का कानून सेक्शन 17A के तहत कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू किया जा सकता है और ऐसे बच्चों के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में कि ये बच्चे हमें मेंटेन नहीं करते। किन सेंस की किन चीजों के अंदर मेंटेन नहीं करते? वो अद्वियात के अंदर हो सकता है, वो नफके के अंदर हो सकता है, वो उनकी खुराक के हवाले से, उनके कपड़ों के हवाले से। तो जो आपने तमहीद बांधी, जो आप इंट्रो था, मैं ये समझता हूं कि ये हमारी मॉरली और एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिलीजन की रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके साथ साथ अब ये कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जो शख्स इससे इंहराफ करेगा उसके अगेंस्ट कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग जो है। ठीक है, अच्छा, ये जो इंसानी कानून और मोहम्मदन लॉ के हवाले से अदालत के जो दलाइल हैं, आप इसको किस जावी से देखते हैं? क्योंकि ये मैंने भी पहली बार सुना है, क्योंकि तलाक के केसेस में तो नानो नफका दिया जाता था, क्लेम किया जाता था, मगर वालिदैन के लिए भी ये चीज जो है ये अब लागू हो रही है। देखिए, इसके अंदर स्पेसिफिकली मोहम्मदन लॉ का हवाला दिया गया है कि मोहम्मदन लॉ में DF मुल्ला के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम फैमिली केसेस के अंदर और इस्लामिक लॉज के हवाले से बड़े ही कलीदी कंसीडर करते हैं, कलीदी गिरानते हैं, उसमें इसका हवाला मिलता था और ये शुरू से ही चलता आ रहा था। ये कोई 2 साल, 10 साल, 20 साल में 100 साल पुराना नहीं, बल्कि ये सदियों से ये कानून चलता आ रहा है। उसमें वालिदैन के हकूक को मुतय्यन किया गया। इन द लाइट ऑफ दोज प्रिंसिपल हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम DF मुल्ला इन मोहम्मदन लॉ, अदालत ने एक बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया है। और इसके बाद आई थिंक के अब आइंदा आने वाले वक्त में वो तमाम बच्चे जो अपने वालिदैन को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते, और वो तमाम वालिदैन जो कि इंटायरली या पार्शली, इन टोटल या पार्शली डिपेंडेंट है अपने बच्चों की लिवलीहुड के ऊपर, वो अगर मेंटेनेंस उनको प्रॉपर्ली नहीं देते तो वो तमाम के वालिदैन जो हैं दे कैन नॉक द डोर ऑफ सिविल कोर्ट इन दिस रिगार्ड। और इस केस को सामने रखते हुए, इस केस की रोशनी के अंदर वो कोर्ट ऑफ लॉ से अपने बच्चों से ये अपनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर 5000 रुपया किया गया है। डिफरेंट केसेस के अंदर इन अकॉर्डेंस विद दी स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कोर्ट इनका मेंटेनेंस आना चाह रही हूँ कि मेंटेनेंस अलाउंस किस बेस पे रखा जाएगा? इनकम बेस पे होगा, या अगर जिस खानदान के, जिस माँ के 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो क्या 5000 रुपए की कोई वैल्यू नजर आती है? 5 बेटे अपनी माँ को हजार भी नहीं दे सकते, और व्हाट इज 5000 रुपीज? देखिए, आपने यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। आई डू अप्रिशिएट योर कंसर्न इन दिस रिगार्ड। ये सिर्फ आपका सवाल या आपकी आवाज नहीं, बल्कि ये पूरी कौम की आवाज है जो यकसोई के साथ हम आवाज होकर इस बात पे लब्बई कहेंगे कि 5000 आज के दौर के अंदर अगर कोर्ट किसी का अलाउंस मुकर्रर करती है तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ गिराता जाएगा, क्योंकि 5000 तो आज के दौर के अंदर शायद एक शख्स अपनी इस एज के अंदर अद्वियात भी मैनेज करने के काबिल नहीं है, उससे कासिर है। तो अल्टीमेटली हर बच्चे से अलहदा भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा किसी फैमिली के अंदर 3-4 भाई हैं और अलहदा से रहते हैं, तमाम भाइयों पे इनकम्बेंट है कि बतौर जो है सन वो अपनी वालदा को, अपने वालिद को मेंटेन करे। और जो आपने बात की है वो हमेशा, चाहे बीवी अपने हस्बैंड से क्लेम करे अपने लिए या अपने बच्चे के लिए, या वालिदैन अपने बच्चों से क्लेम करें, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ही जो है वो गारंटा जाएगा कि इसके अंदर बच्चों का क्या स्टेटस है, उनके पास कितनी इनकम है, या सोसाइटी के अंदर वो कितने रेप्यूटेड है, उसके मुताबिक ही कोर्ट के अंदर वो क्लेम किया जाएगा। और कोर्ट भी किसी शख्स की क्यूरी या लीगल क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए अगले शख्स का स्टेटस, उसकी इनकम को जरूर मद्देनजर रखेगा। तो इस केस के अंदर जो 5000 रखा गया, दिस इज अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट। एक जेस्चर दे दिया गया, वंस फॉर ऑल एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया। आइंदा आने वाले वक्त में अब सिविल कोर्ट का और स्पेशली जो हमारा फैमिली ट्रायल कोर्ट होगा उसका एम्बिट बहुत वसी कर दिया जाएगा ऑन द एम्पल ग्रोडेड ऑन द एम्पल जुरिसडिक्शन। वो इसको एक्सरसाइज करते हुए वालिदैन को आई थिंक 50,000 तक भी मेंटेनेंस दे सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट, चूंकि हमारी सिविल कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके पास बहुत से केसेस के अंदर जहां पर डायरेक्शंस मौजूद नहीं होती, वो इंतजार करते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की कोई डायरेक्शन मिले
ताकि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे लिए आसानी हो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो हमारी अपेक्स कोर्ट के फैसले। तो ये एक फैसला आ गया है इसकी रोशनी में अंदर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2021 के अंदर भी एक अटेम्प्ट की गई थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि वो बच्चे जो अपने वालिदैन को, चाहे उनका अपना घर हो या वो टेनेंट हो, किसी घर में किराएदार की हैसियत से रह रहे हो, उसके बावजूद भी वो अपने वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकते। और उसी कानून के अंदर एक सिक रख दी गई, एक सेक्शन रख दिया गया कि कोई भी शख्स जो है अपने वालिदैन को ज़ैफ उम्री में या किसी भी उम्र में घर से निकालने की अटेम्प्ट करता है तो दे कैन इन्फॉर्म टू द डिप्टी कमिश्नर। Because that's a very important issue because most of the old age homes have been, you know, they are hundreds of people जो कि ओल्ड होम्स में इस वक्त लोग फेंक देते हैं और वहाँ कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। ये किस इलाके से आ रहा है, ये किस नीश बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, मगर लोगों को वहाँ धकेल दिया जाता है और बहुत से माँ बाप आज भी ओल्ड होम्स रहने में मजबूर हैं। देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि वालिदैन की अगर आप हमारी सोसाइटी के अंदर जिम्मेदारी देखें तो एक फादर के तौर पे वो जब अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करता है, अपनी बेटी के जहेज का बंदोबस्त करता है, तो उसके बाद शायद 40-45 साल या 50 साल की उम्र में उसके पास काफी अफसोस बनने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इन दी सेंस, इन दी कॉन्टेक्स्ट उसके पास शायद कोई हतीर रकम नहीं है, कोई अट्रैक्टिव अमाउंट नहीं है कि वो अपनी बकाया जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। तो उस एज के अंदर बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो तालीम और तरबियत पे उनके वालिदैन ने पैसे खर्च किए वो उनको फैसिलिटेट करें, अपने माँ बाप को पे बैक करें हिदमत के तौर पे, पैसों के तौर पे, रिम्यूनरेशन के तौर पे। लेकिन इसका वेरी अनफॉर्चुनेट जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन के जो इस तरह का वर्स्ट प्रेसिडेंट सेट करते हैं और तमाम सोसाइटी में जो थिंकिंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, जो दर्द दिल रखते हैं या सोच विचार रखते हैं, उनके लिए एक बड़ा अलार्मिंग पॉइंट छोड़ते हैं कि हम हमारी सोसाइटी किस नहज पे या किस डगर पे जा पहुंची है। जिस कानून का मैं हवाला दे रहा था उस कानून के अंदर ये भी शिक रख दी गई कि अगर वालिदैन को आप घर से बेदखल करने की कोशिश करेंगे, वैक्यूएट करने की कोशिश करेंगे, तो जब डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को इन्फॉर्म किया जाएगा तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया कि पुलिस विदाउट वारंट उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जो इस दबीज या केकमेज हरकत के अंदर इन्वॉल्व नजर आएगी। तो आई थिंक जो इस्लामी जमहूरिया है जिसके अंदर हम इस्लामी इक़्तिदार की हमेशा बात करते हैं, जो इस्लाम का कला है, उसके अंदर इस तरह के प्रेसिडेंट्स, इस तरह की तालीमात इंतहाई नागुज़ीर है कि हमारे वालिदैन का हम पे हक है कि जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो ना हम उनको, हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल उनका नानो नफ़का देखना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज, माहिर कानून। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू था, ऐसा इशू है जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता कि उनके क्या राइट्स हैं। अगर कोई वालिदैन ऐसे हैं जिनके बच्चे उनको नानो नफ़का नहीं देते, नहीं पूछते, तो वो जो है वो क्लेम कर सकते हैं फैमिली कोर्ट्स में जाके। और सेक्शन 17A के तहत जो है लॉ 1964 में ये जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ, मगर अब इसके ऊपर जो है परमानेंट जो है वो लेजिस्लेशन भी हो चुकी हुई है और केसेस भी सुनी जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप लोग फैमिली कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर दिस टुडे। तो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं। आजकल दुनिया भर में एक ही मसला आम नज़र आता है, पेट की चर्बी। कोई जिम जा रहा है, कोई डाइट प्लान बदल रहा है और कोई मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स आजमा रहा है। लेकिन अब जापान से आई है एक दिलचस्प खबर। जापानी कंपनी सुनटोरी ने एक ऐसा फंक्शनल वाटर मुतारिफ करवाया है जो बज़ाहिर पेट की चर्बी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, पानी, मगर आम पानी नहीं है। इस पानी में एक ख़ास जुज़ शामिल है जिसे HMPA कहा जाता है, जो दरअसल चावल की भूस से के है फेर्मेंटेशन से हासिल किया जाता है। यही वो अंसर है जिसके बारे में जो है कंपनी का दावा है कि ये अंदरूनी चर्बी को कहते हैं ना घटाने में मदद करता है। हैरानकुन बात यह है कि ये प्रोडक्ट जापान के कानून के तहत सेहत से मुताल्लिक जो है फ़वाइद के दावों के साथ फ़रोग़ करने के लिए मंजूर शुदा है, यानी सरकारी सतह पर इसे फंक्शनल फूड का दर्जा हासिल है। कंपनी के मुताबिक ये जापानी खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी रखते हैं, जैसे ऑफिस में घंटों बैठकर काम करने वाले अफराद जिन्हें जिस्मानी सरगर्मी का मौका नहीं मिलता,
इनमें पेट की चर्बी जमा होने का जो इम्कान ज़्यादा हो जाता है और यही ग्रुप इस प्रोडक्ट का असल हदफ है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है और जो समझना बहुत ज़रूरी है, ये पानी कोई जादुई मशरूब नहीं है। ये बात खुद माहिरीन भी वाजे करते हैं कि चर्बी कम करने का अमल सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट से मुकम्मल नहीं होता। ग़िज़ाई आदत, नींद और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सब अवामिल मजमूई तौर पर फ़र्क डालते हैं। अगर कोई शख्स अपनी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लाता तो सिर्फ एक बोतल पानी से कमर की जो पैमाइश कम नहीं हो सकती। उसके बावजूद जो है इस नई पेशकश ने दुनिया भर में तजस्सुस पैदा कर दिया है कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए क्या मुस्तकबिल में सेहत और फिटनेस के शोबे में वाकई ऐसी स्मार्ट ड्रिंक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो क्या हम जिम जाने की बजाय बस एक बोतल जो है फंक्शनल वाटर पीकर फिट रह सकेंगे। तो फिलहाल ये कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा, मगर जापानी कंपनी का ये कदम यकीनन एक नई सिमत की तरफ इशारा करता है जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और ग़िज़ाइयत मिलकर ऐसे हल पेश कर रहे हैं जो कि चंद दहाइयों पहले महज तस्वुर होते थे। तो आखिरकार हकीकत यही है कि सेहत एक तवाज़न का नाम है, चाहे पानी हो, वर्जिश हो या खुराक हो। अगर तवाज़न कायम रहेगा तो चर्बी भी पिघलती है और ज़िंदगी भी खूबसूरत नज़र आती है। तो अपनी ज़िंदगी को आपने कैसे खूबसूरत बनाना है, ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात करते हैं सेहत के हवाले से। इंसानी जिस्म एक हैरत अंगेज़ निज़ाम है जो ख़ुद अपनी ज़बान में हमें बताता है कि कहाँ ख़राबी है, मगर अक्सर हम इन इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हल्का बुखार, थकन, वज़न में कमी, जिल्द पर छोटे धब्बे, ये सब हमारे ख़यालात की चीखें हो सकती हैं जो किसी अंदरूनी बीमारी की तरफ इशारा कर रही हों। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में टेस्टिंग या मेडिकल चेकअप्स को संजीदा नहीं लिया जाता। अक्सर मरीज़ तब अस्पताल पहुँचते हैं जब हमारी बीमारी जो है आखिरी मराहिल में होती है। इस गफलत की कई वजूहात है, माशरती रवैये, लागत का खौफ, एतमाद की कमी और सबसे बढ़कर ये तो बस हल्की सी अलामत है, खुद ही ठीक हो जाएगी। साइटोपैथोलॉजी यानी खलियाती सतह पर बीमारियों की जो तशखीस है आज तिब की दुनिया में जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। एक साइटोपैथोलॉजिस्ट जो है महज खूरबीन के नीचे जो है झांक कर ये बता सकता है कि किसी शख्स के जिस्म में ख़तरनाक तब्दीली शुरू हो चुकी है या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम बतौर माशरा बीमारी की इब्तदाई शनाख्त की अहमियत को समझते हैं? क्या हम अपनी रिपोर्ट्स को समझने और बर वक्त टेस्ट करवाने में दिलचस्पी रखते हैं? इन्हीं आम सवालात पर आज हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अरीबा अतीक ने, जो इस वक्त जो है यूके से हमें ज्वाइन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर अरीबा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अरीबा, हमारे यहाँ स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो टेस्टिंग कल्चर नहीं है, जनरल चेकअप्स नहीं होते। जब कोई बहुत बड़ा मसला होता है, अलार्मिंग सिचुएशन होती है तो हम हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। क्यों? अपनी हेल्थ को इग्नोर किया जाता है उस वक्त तक जब तक कि आप इस काबिल ना रहें कि आप बेड से उठें। जबकि अभी जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक बात थी कि आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही होती है। अब आपको ये देखिए, मेरे पास एक दफ़ा एक पेशेंट आई जिनके घर वाले उन्हें लेकर आए क्योंकि उनमें से तो कुछ थोड़ा सा लाइक स्मेल आ रही थी, बिकॉज उनका जख्म खराब होके गल चुका था और शर्म की वजह से उन खातून ने अपना किसी को बताया ही नहीं, और दैट वाज स्टेज 4। सो ओह, लाइक कल्चर, देन इकोनॉमिक्स एंड देन लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। आई थिंक ये 3 वजूहात हैं जिस वजह से हमारे लोग टेस्ट नहीं कराते, और खौफ कि डायग्नोस ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर अरीबा, ऑटोमेटिकली आपको पता है स्टीरियोटाइप्स को हम काफ़ी अरसे से ब्रेक कर रहे हैं। हम ये बातें बार बार कर रहे हैं। जो ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है, जो ख़वातीन जो है जिनको जो है सर्विक्स कैंसर्स हैं या बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि वो नहीं बताना चाहती, तो हम कैसे अवेयरनेस उनके ऊपर डाल सकते हैं? इसके लिए अवेयरनेस एंड पम्फलेट्स तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्प्रेड होना शुरू हो गए हैं, वो भी हो रहे हैं। इसके अलावा हम एक काम ये कर सकते हैं कि वो सारी कॉमन चीज़ें जो जगह रेस्टोरेंट्स और मॉल्स, उनके अंदर हम बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं। ये जो डिजिटल एड्स हैं उनको रन किया जाए या सोशल मीडिया के ऊपर आए, और ये तो वो चीज़ है जो हम एज अ सोसाइटी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम लोग इस चीज़ को समझें कि सेहत ज़िंदगी है। आपको अगर एक लंबी जिंदगी गुजारनी है और विदाउट पैरालिसिस यानी कि किसी के ऊपर मफलूज हुए बगैर गुजारनी है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि समटाइम्स आपका जो इलाज होता है वो इतना मुश्किल और तकलीफ दे होता है कि वो एक तकलीफ से भी ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए
ये ज़रूरी है कि आप बर वक्त तशखीस करवाएं, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये कह चुकी हूँ कि पहली बात तो जितने लोग टेस्ट कराते हैं उनमें से सिर्फ 10% होते हैं जिनको कैंसर या कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज करने की जरूरत है। 90% में कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक ऐसी कंडीशन होती है जो मेडिसिन से बहुत इजीली ठीक हो जाती है। दूसरा ये है कि इवन कैंसर की भी बात करें तो अर्ली स्टेजेस में उसको ट्रीट करना आसान है, वो 100% भी ट्रीट हो जाता है, और लेट स्टेजेस के अंदर वो वही मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया में जितना वक्त अल्लाह ने आपके लिए लिखा हुआ है वो सब हम गुजार के जाएंगे, हमारा इस चीज़ पे यकीन है, एज अ मुस्लिम हमारा ये यकीन है। अच्छा, वो वक्त जी 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 बोले जी डॉक्टर साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एक नोशन दिया जाता है, एक स्टिग्मा भी है, अगर हम टेस्ट कराएंगे तो कोई ना कोई चीज़ बड़ी निकल आएगी, कोई ना कोई चीज़ बड़ी निकल आएंगी, इस खौफ से लोग टेस्ट ही नहीं कराते। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो टेस्ट की रिपोर्ट को खुद समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आज मैं आपको ये बता दूं कि हर डॉक्टर भी आपको आपके टेस्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं बता सकता। समटाइम्स आपको अगर लग रहा है कि कोई मसला है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो जब तक आप उस डिजीज के स्पेशलिस्ट के पास नहीं चले जाते, उससे पहले तक प्लीज अपने आप को खुद से सेल्फ डायग्नोस मत करें। सो ये एक अवेयरनेस है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं कि हर टेस्ट के अंदर, मतलब मैंने देखा है लोगों को कि एबनॉर्मल का वर्ड लिखा होता है या रिएक्टिव का वर्ड लिखा होता है, तो वो उसको ये समझते हैं कि अब हमें बीमारी हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक खास, अगर आप गायनी का आपको मसला, आपने उसका टेस्ट करवाया तो एक गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकती है। इसके लिए अगर आपको स्किन का मसला है और आपने उसका टेस्ट बताया तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है कि आपकी रिपोर्ट का क्या मतलब है। हर गली मोहल्ले में वो तीसरा बच्चा जो भी डॉक्टर बन भी रहा है, वो आपको नहीं बता सकता कि इस रिपोर्ट का क्या मतलब है। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बात करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं, पूरे पूरे फक्के खा लेते हैं दवाइयों के, जिसने जो मेडिसिन बताई वो खाना शुरू कर देते हैं, और ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। हर अगर कोई आप डिस्कस भी कर रहे हो ना किसी से कि हमें ये आज लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पूरी लिस्ट दे देता है दवाइयों की। ऐसा करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मामले में मैं कहूँगी सबसे फनी बात यह है कि समटाइम्स मैं लोगों से बात कर रही होती थी और मैं उन्हें कहती थी कि, क्योंकि मैं हमेशा रिलक्टेंट होती हूँ ये कहने में कि अगर मैं इस चीज़ की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो मैं ना बताऊँ, और वो लोगों से पूछते हैं और अपनी बीमारी के सिम्टम्स को टैली करते हैं। मतलब अच्छा, मुझे सांस नहीं आ रहा तो तुम्हें भी नहीं आ रहा, तो जो तुम्हें यहाँ हो सकता है वो मुझे भी हो, ठीक है। और उसकी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है, क्योंकि वो दवाई आपको सही करने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम सांस के फूलने की बात करें तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लाइक आपके अंदर आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है, तो लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि आपको कोई हार्ट अटैक हो रहा हो। तो आप रादर देन उसको क्योर करने की बजाय, या आपकी लिपिड प्रोफाइल ऐसी है कि आपका हार्ट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, तो दोनों की दवाइयां मुख्तलिफ हैं। मतलब आयरन की कमी वाले को हम आयरन देंगे, और जिसको कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसकी बॉडी के अंदर ऐसे हो रहा है उसको हम दूसरी दवाई देंगे। तो ये इंतहाई गलत है, बल्कि ये जहर है, इसको समझें। ठीक है, रिपोर्ट्स में आपने जैसे बताया है कि डिफरेंट वर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं जैसे एबनॉर्मल सेल्स, रिएक्टिव, पॉजिटिव चेंजेस। तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं, ये किस चीज़ों की अलामत होती है? पहली बात, रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग इसको समझते हैं। और पॉजिटिव के अंदर भी एक मेलिग्नेंट का वर्ड होता है, जो कि अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी चीज है जिसको फर्दर जज करने की जरूरत होती है। मतलब साइटोलॉजी के टेस्ट के ऊपर अगर आपको कोई ये कह भी रहा है तो वो भी अगर 20% इम्कान होता है कि ये आगे कुछ और हो जाए, जो आपको एक फर्दर टेस्ट के बाद पता चलता है। लेकिन जहां तक बात एबनॉर्मल, रिएक्टिव, इन चीजों की आती है, तो इसका तो 90% चांसेस होते हैं कि ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ मेडिकेशन से ट्रीट हो जाएगा। अगेन, अपनी रिपोर्ट को फिर अपने तक ना रखें, ये अपने रेलिवेंट डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पे बल्कि समटाइम्स मुझे लगता है कि रिपोर्ट को डायरेक्ट डॉक्टर को ही देखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट में ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होती रिपोर्ट, जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ, लाइक इन द यूके एनएचएस, ये आपकी जो रिपोर्ट होती है वो डायरेक्ट उस डॉक्टर को ईमेल कर देते हैं, वो डॉक्टर ही रिपोर्ट पढ़ता है और आपको बताता है। सो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर यहाँ पे चले, हम इतनी जल्दी आई अंडरस्टैंड ये कल्चर बदल नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर कुछ लग भी रहा है तो जब तक आप एक स्पेशलिस्ट की ओपिनियन नहीं ले लेते, तो प्लीज किसी भी चीज के बारे में परेशान ना हो, सेल्फ डायग्नोस ना करें और सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें प्लीज।
डॉक्टर अरीबा, जर्नल चेकअप्स कब कब कराने चाहिए और किन किन चीज़ों के ऊपर टेस्ट कराना चाहिए? अगर हम स्पेशली वुमेन ओरिएंटेशन की बात करें, ख़वातीन जिनकी एज ब्रैकेट 30 से 45 के दरमियान है, वेरी क्रूशल स्टेज, बिकॉज वो माओ बनने का भी जो मरहला है वो इसी एज में होता है, और फिर एक ये ज़िंदगी का कहते हैं ना कि मेन स्टेजेस होती हैं। इसके अंदर जो मैंने देखा है जिसको सबसे ज़्यादा मसला है वो तो एक आयरन डिफिशिएंसी आ रही है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि उन्हें पूरे जिस्म में दर्द हो रही है, ये सब कुछ हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ये कह के उसको ख़त्म कर दिया जाता है कि नहीं ये नखरे कर रही है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि इन माई ओपिनियन 80% टाइम उसकी कोई ना कोई थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीबा अतीक, जो हमारे साथ मौजूद थी, साइथोपैथोलॉजिस्ट, जिन्होंने हमें यूके से ज्वाइन किया था। बताई थी कि ख़वातीन को अपने जनरल चेकअप ज़रूर कराने चाहिए ताकि बड़ी बीमारी से बचा जा सके। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए एक पॉजिटिविटी का मैसेज लेकर आता है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएँ और हमारे कॉन्टेंट पर आप कॉमेंट भी करें, लाइक भी करें, और मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।